नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देख लिया है कि फैक्ट टेबल एंड डिमेंशन टेबल क्या होते हैं, लेकिन उसको सेलेक्ट कैसे करना है वो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो पहले तो हमने समझ लिया कि फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल क्या होता है, लेकिन हमने अगेन जो हमारा जो पर्पस होता है कि हमने क्यों नहीं पूछा, मतलब कि हमने वही कॉलम क्यों सेलेक्ट किया, हमने वही टेबल क्यों सेलेक्ट किया, हमने फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल ही क्यों किया। तो अगले 3-4 वीडियोज़ में आप लोग को इसके क्यों के आंसर अलग अलग वे में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी डायमेंशनल मॉडल को डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, रोल प्ले करती है। और अगर ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होंगी तो मतलब हमारा जो मॉडल या फिर डायमेंशन मॉडल जो बन के निकलेगा, जो डेटा वेयर हाउस बनेगा, वो बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। तो आज के अगले 2-3 वीडियो में हम पूरा फैक्ट टेबल को डिटेल में समझेंगे कि हर एक कॉलम को क्यों सेलेक्ट करें और कैसे वो इम्पैक्ट करेगा जाके आगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे कि 4 स्टेप में डायमेंशन मॉडल को डिज़ाइन करेंगे और वहीं से सारे हमारे क्वेश्चंस एक के बाद अनरैप होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए टॉपिक दे दिया है कि 4 स्टेप्स ऑफ डायमेंशनल डिज़ाइन का प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि बिजनेस को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो जैसे हम पहले से ही आप लोग को बहुत बार ये फोकस कर रहे थे, बार बार स्ट्रेस कर रहे थे कि ये चीज़ आपको फंडामेंटल देने वाला है कि कहाँ पे हम काम करने वाले, ठीक है। तो हमारा जैसे यूज केस था कि हम रिटेल इंडस्ट्री में हम हेड क्वार्टर में बैठे हैं या हेड क्वार्टर के लोगों से क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम जब डिज़ाइन करने वाले हैं तो हम एज ए कंसल्टेंट काम करेंगे और जो हमारा हेड क्वार्टर में बैठा है उस बंदे से हम प्रोसेस को समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो यूज केस है हमारा यहाँ पे डायमेंशन डिजाइन को प्रोसेस करना है अगर, तो कि हमें बिजनेस को समझना है, ठीक है। तो बिजनेस को समझने का मतलब यहाँ पे क्या, हम पूरे बिजनेस को समझने जाएंगे या उनसे क्या क्वेश्चंस करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो ये सारे जो हैं वो थोड़े बेसिक से क्वेश्चन हैं जो कि हम सबसे पहले बिजनेस पर्सन को पकड़ेंगे और वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज योर बिजनेस डू, मतलब आपका बिजनेस जो है एग्जैक्टली किस चीज़ पे काम करता है। अब ये हो सकता है कि रिटेल इंडस्ट्री हो, ठीक है, हो सकता है कि वो रियल स्टेट की बिजनेस हो, ठीक है, हो सकता है वो इंश्योरेंस की बिजनेस हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हम जो काम करने जा रहे हैं, हम जो डायमेंशन मॉडल को डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसमें बिजनेस जो डेटा का डोमेन है वो क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद व्हाट मेजरमेंट यू वांट टू एनालाइज, मतलब आप क्या एनालाइज करना चाहते हो। आप कस्टमर को एनालाइज करना चाहते हो, आप पेशेंट को एनालाइज करना चाहते हो, आप डॉक्टर को एनालाइज करना चाहते हो, आप फार्मेसी को एनालाइज करना चाहते हो। आप अगर मतलब फार्मेसी डोमेन में है तो, अगर रियल एस्टेट में है तो आप कैसा सेल्स प्राइस जा रहा है घर का या फिर जो भी बिल्डिंग्स है उसका, तो ये क्या एनालाइज करना चाहते हो। आपका कम से कम कुछ तो एंड गोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाउ डज योर करेंट ऑपरेशनल डेटा सेट लुक लाइक, क्योंकि जो सारा डायमेंशनल मॉडलिंग का डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन होता है कि आपका प्रेजेंट में कैसा डेटा सेट है। अगर आपका डेटा सेट अलाउ ही नहीं कर रहा है, अगर किसी चीज़ को मतलब सोर्स में ही अगर वो डेटा नहीं है तो हम टारगेट में वो कहाँ से डेटा ला के उनको देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा एक आधार बनता है एक फैक्ट टेबल को डिज़ाइन करने में, ठीक है। अभी हमने क्योंकि 4 स्टेप बताया है तो ये पहला स्टेप है, यहाँ तो सिर्फ बिजनेस के बारे में बात हो रही है। आगे और डिटेल में अभी हमें चीज़ों को समझना है, उससे पहले फैक्ट टेबल डिज़ाइन नहीं होने वाला, ठीक है। तो देखिए एंड गोल हमने पिछली बार भी बताया था कि आपको एंड गोल पता होना चाहिए बिजनेस का, कि एंड गोल वो क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि एंड गोल है हमारा, अपने यूज केस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो हम वापस से एंड गोल को एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं कि हमारा क्या है एंड गोल हमारे इस यूज केस में जो कि हम अचीव करने वाले हैं। अगर ये हम डायमेंशनल मॉडल बना रहे हैं तो एंड ऑफ द डे, ठीक है, वी वांट टू एनालाइज और वी वांट टू नो विच प्रोडक्ट्स आर सेलिंग, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो बेची जा रही है किस स्टोर के अंदर किस डे पे अंडर व्हाट प्रमोशनल एक्टिविटी, ये है हमारा एंड गोल, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस भी आपको कुछ एंड गोल देगा कि इस टाइप से हमें एनालिसिस करना है। और ये तो एक एनालिसिस हुआ, ऐसे मल्टीपल एनालिसिस होंगे जिसके बेसिस पे पूरा हमारा चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया हमारा कि सेलेक्ट द बिजनेस प्रोसेस, तो ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस। अब जो हमारा दूसरा प्रोसेस होगा वो होगा
डिक्लेयर द ग्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपको हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अब समझाता हूँ कि यहाँ पे फैक्ट टेबल में जो हम कल कर रहे थे वो यहीं से आ रहा था, डिक्लेयर द ग्रेन। तो ग्रेन का मतलब होता है कि किस लेवल की डिटेल जो है आपके डेटा में स्टोर है, ठीक है। जैसे आपके ऑपरेशनल सिस्टम है तो वहाँ पे किस लेवल की डेटा जो है वो आपके पास अवेलेबल है, उसी को बोलते हैं ग्रेन, ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ग्रेन क्लियर हो जाएगा। ग्रेन, ग्रैनुलरिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमें समझना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं भी ग्रेन का मतलब नहीं समझता था, ग्रेन मतलब तो अनाज होता है ना एक, तो वो मैं समझता था, लेकिन ठीक है इसको हम समझाते हैं और डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफिनीसन टाइप का देने का कोशिश किया हूँ मैं कि ग्रेन मीन्स द लेवल ऑफ डिटेल्स जो हमारा अवेलेबल है कहाँ पे, फैक्ट टेबल के अंदर, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब कि अगर हम एक रिकॉर्ड को पढ़ें, ठीक है, किसी एक रिकॉर्ड को पढ़ें तो वो हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन देता है उसी को हम बोलते हैं ग्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बताता है, अगर एक रिकॉर्ड को पढ़े तो, ठीक है, ये बता रहा है कि एक कस्टमर है 101, ठीक है, एक कस्टमर है जिसका नाम है जिसका आईडी है 101 और उसने यहाँ पर डेट देखिए 20/11/2023, मतलब कि 20 नवंबर 2023 को उसने 365 रुपीज़ की सामान परचेज करी है। तो ये हो गया लेवल ऑफ डिटेल्स की एक कस्टमर है जिसने कि 365 रुपये का एक सामान नहीं, 365 रुपये का 20 नवंबर को उसने सामान खरीदा है। इसी तरीके से 102 एक अलग कस्टमर आता है जो कि इसी डेट पे 85 रुपीज़ का कोई सामान परचेज करता है। इस तरीके से इसी को बोल रहे हैं कि इतना लेवल ऑफ डिटेल्स हमारे पास है कि कौन सी कस्टमर आई हमारे स्टोर पे और उसने कितने रुपये का परचेज करा, ठीक है। अब देखिएगा कि ग्रेन को सेलेक्ट करना कितना ज़्यादा हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है एज अ डेटा मॉडलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी ना हमारा ये क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं कि चलो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा कि हमारे पास 20 नवंबर को कितना सेल्स हुआ, ठीक है। तो 20 नवंबर को हमारे पास ये 3 सेल्स हैं, तो तीनों को सम कर देंगे, हमारा प्राइस आ जाएगा, कितना हो जाएगा 105 और 470 हो जाएगा, ठीक है। तो 470 रुपीज़ हमने टोटल सेल्स करा है ऑन डे ऑफ 20 नवंबर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि किस कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट परचेज करी है 20 नवंबर को, ठीक है। 20 नवंबर को सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये आया 20 नवंबर को सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है। अब देखो यहाँ पे ये चला गया, मतलब अब हमारा गया, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते हैं इस डिटेल्स के थ्रू, ठीक है। ये जो डिटेल्स है, ये जो टेबल है, अगर इस लेवल की डिटेल्स होगी तो हम इसका क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। और अगर सोर्स सिस्टम में यही डेटा आ रहा है तो देयर इज़ नो वे कि हम पता कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई थी 20 नवंबर को सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। ट्विस्ट क्या है कि अब हम ग्रेन को और लेवल नीचे लाते हैं, मतलब जितना ज़्यादा एटॉमिक लेवल पे ग्रेन को ले जाएंगे। सबसे बड़ा, जैसे हमारा सबसे बड़ा क्या होता है, मैटर से नीचे आता है एटम से नीचे, मतलब मॉलिक्यूल से नीचे एटम, अगर साइंस वाले स्टूडेंट हो तो समझ जाओगे, और उससे नीचे हमारा आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसी तरीके से एटॉमिक लेवल मतलब सबसे छोटे लेवल का डिटेल्स अगर हम कैप्चर कर ले तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर हम ऑलमोस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये जो है इसको बोलते हैं कि एग्रीगेटेड रिजल्ट, ठीक है। एग्रीगेटेड का मतलब कि वो किसी एक लेवल पे सम कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे क्या प्रोडक्ट के लेवल पे सम कर दिया गया, प्रोडक्ट का डिटेल्स है ही नहीं तो हम बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेन को सेलेक्ट करना। ग्रेन सेलेक्ट करना एक वन ऑफ द मोस्ट हेडेक होता है एज अ डेटा मॉडलर जब आप डेटाबेस या डेटा वेयर हाउस को डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे ये टेबल लिया था, ये तो क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाया, तो यहीं से हमारा ग्रेन का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ग्रेन का मतलब क्या होगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास एक और टेबल है जो हमने ऑलरेडी बना रखा है। अब देखिएगा अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये सेम टेबल है, थोड़ा सा इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, पहले जो क्वेश्चन था कि मोस्ट प्रोडक्ट कौन सी सेल हुई है उसकी डिटेल्स नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि एक और लेवल को नीचे लाया, मतलब प्रोडक्ट लेवल पे हम डिटेल्स को ला रहे हैं, मतलब ग्रेन को और
एटॉमिक लेवल पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ग्रेन को एटॉमिक लेवल पे जा रहे हैं तो मतलब कि अब हम प्रोडक्ट लेवल पे आ गए। पहले क्या था, कस्टमर लेवल पे डेटा था, लेकिन अभी कस्टमर के साथ साथ प्रोडक्ट लेवल पे भी डेटा आ चुका है। तो अब अगर पता करना है कि 20 नवंबर को, ठीक है, 20 नवंबर को इतनी सारी प्रोडक्ट सेल हुई है, राइट। तो 20 नवंबर को सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो 20 नवंबर को 1, 3, 5, 7, 4 सारे जो है एक एक प्रोडक्ट ही सेल हुए हैं। तो ये हम बता सकते हैं कि 20 नवंबर को ये प्रोडक्ट 1 सेल हुआ, ये प्रोडक्ट 5 सेल हुआ, जो भी हमारा लिस्ट हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्रेन होता है कि ग्रेन किस लेवल, कितने लेवल नीचे जाके हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो एटॉमिक लेवल पे जो डेटा होता है, जो सबसे ग्रैनुलर लेवल पे डेटा होता है, ग्रैनुलर मतलब अब ग्रेन ग्रैनुलर ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा, जितना लोवेस्ट लेवल पे डेटा होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए एक अच्छा मॉडलिंग बनेगा। लेकिन यहीं पे सेम चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जितना ज़्यादा लो लेवल का डेटा होगा उतना ज़्यादा डेटा का साइज बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने रिकॉर्ड थे, 2, 4, 5 रिकॉर्ड थे, राइट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 रिकॉर्ड में ये सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, अच्छा 8, टोटल 8 रिकॉर्ड में स्टोर हुआ है। तो जो 5 रिकॉर्ड में स्टोर हो जाना चाहिए था डिटेल्स, वो भी 8 रिकॉर्ड में स्टोर हुआ। तो यहाँ पे स्टोरेज बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम स्टोरेज बचाने के चक्कर में हम लेवल ऑफ डिटेल्स को एग्रीगेटेड रखें। एग्रीगेटेड रिजल्ट बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है, आगे जाके आपका पूरा डेटा वेयर हाउस अच्छे खासे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएगा। ये तो क्वेश्चंस वो हैं, जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या था, प्री डिसाइडेड क्वेश्चन था, लेकिन अननोन क्वेश्चन, एडहॉक क्वेरी। एडहॉक मतलब कि कुछ ये भी पता कर लो, कुछ वो भी पता कर लो इस डेटा वेयर हाउस के थ्रू, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब हम डेटा मॉडल को डिसाइड कर रहे होते हैं, जब हम फैक्ट टेबल, डायमेंशन टेबल को डिसाइड कर रहे होते हैं, तो हर एक कॉलम का एक मतलब होता है कि वो क्यों वहाँ पे प्रेजेंट है। यही जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इतने सारे जो कॉलम्स प्रेजेंट थे वो क्यों प्रेजेंट थे। अभी देखिए एक और एरर दिखा देता हूँ मैं अभी आपको डायरेक्ट। यहाँ पे जब हमने ये सेलेक्ट किया है टेबल को, तो यहाँ पे देखिए टोटल प्राइस लिखा हुआ है, राइट। टोटल प्राइस 200, 150 और 15 रुपीज़। ये 15 वाला ध्यान से देखिएगा। ये 15 वाले केस में क्या हो रहा है कि इसने एक प्रोडक्ट परचेज किया PRD 007। अब आपको पिछले दिन याद होगा, वीडियो याद होगा, तो PRD 007 जो था वो हमारा था क्लिनिक प्लस शैम्पू का, जिसका प्राइस था 5 रुपीज़, राइट। तो 5 रुपीज़ 1 यूनिट का प्राइस था और 3 यूनिट बेचा गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट की डिटेल्स नहीं है। तो किसी दिन अगर हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स पता करना हो गया तो फिर हमें एक और टेबल से ज्वाइन करके लाना होगा या इसी टेबल में रखना होगा। उसके बारे में जब हम इसके बारे में भी सीखेंगे कि ज्वाइनिंग कितना ज़्यादा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, वो हमारा आएगा जब हम स्कीमा डिसाइड कर रहे होंगे, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है कि ये 15 रुपये आया कैसे, इसके लिए हमें एक ज्वाइन लगा के तब पता करना पड़ेगा। तो ज्वाइनिंग भी एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है, तो उसको कैसे बचाना है वो अभी बाद में आएगा, ठीक है। अभी तो हम फैक्ट टेबल के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम रास्ते से भटकते नहीं हैं, अब हम समझ गए कि डिक्लेयर द ग्रेन, हमें ग्रेन को भी बहुत ध्यान से डिसाइड करना पड़ेगा। जब एक बार आपके पास ग्रेन आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, तीसरा जो है वो हमें करना पड़ेगा आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई द डायमेंशंस, ठीक है। कौन कौन सी इसकी कॉन्टेक्स्ट आएगी, जो हमने कल बताया था कि डायमेंशन टेबल जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट देता है, राइट। तो कितने सारे हमारे पास डायमेंशंस आएंगे यहाँ पे, उसके बारे में भी हमें पता करना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक कस्टमर टेबल होगा जो कस्टमर का रेफरेंस देगा, कस्टमर के बारे में पूरा डिटेल्स बताएगा। एक प्रोडक्ट टेबल होगा, एक डेट डायमेंशन टेबल होगा। तो 3 डायमेंशन टेबल तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है। तो यहीं से होता है कि हमारे पास जो, अगर हमने डिक्लेयर कर लिया सही से, ग्रेन डिक्लेयर कर लिया, मतलब कि एक रिकॉर्ड हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है, अगर वो हमने पता कर लिया तो डायमेंशन को डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है करने को। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं करने को होता है, इसमें भी डायमेंशन को भी डिसाइड करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है कि कंफर्म डायमेंशन रखना है, रोल प्लेइंग डायमेंशन रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम डायमेंशन वाले टेबल में, डायमेंशन जब हम पढ़ेंगे तब उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि ये क्या आंसर कराता है। जितने भी क्वेश्चन है ना, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, राइट, ये सब जो है उसको ये आंसर करने के लिए, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट देने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। ये हमारा जो है ये सारे क्वेश्चंस को आंसर कराता है, कॉन्टेक्स्ट दे रहा होता है। तो हमारे यूज केस के हिसाब से जो हमने डिसाइड किया, वहाँ पे हमारा क्या क्या था, कल हमारा था प्रोमोशन वाला, राइट, प्रोमोशन का था, डेट डिमेंशन था, उसके बाद स्टोर डिमेंशन था,
और क्या था, एक और डिमेंशन था ना, हमने कल 4 डिमेंशन डिफाइन किए थे, स्टोर, प्रमोशन, डेट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट ही भूल गया। ठीक है, तो ये सारे जो डायमेंशन है वो हमें रखने पड़ेंगे हमारे जो एंड गोल है उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। इसके अलावा भी होगा ना, जैसे कैशियर जिसने हमारा प्रोडक्ट सेल किया है, तो और भी जो है ना, ये अभी डायग्राम इतना ज़्यादा सिंपल नहीं रहने वाला है, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है कि बाद में आपका दिमाग खराब हो जाएगा कितने टेबल्स इसमें हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं कि फोर्थ जो है हमारा है, फोर्थ पिलर जो समझ सकते हैं डायमेंशन मॉडलिंग का, वो है हमारा यहाँ पे आइडेंटिफाई द फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए फैक्ट्स ना, फैक्ट्स में आपको क्या बताया था कि मेजरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है कि कई बार ऐसा सिचुएशन में हम फंसेंगे जहाँ पे कि हम एक से ज़्यादा फैक्ट को एक में इंट्रोड्यूस करें, एक में रखें, नहीं रखें, वो सारी सिचुएशन आती है। अभी तो हमारे यहाँ पे नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में हम नहीं है जहाँ पे कि हम फैक्ट को अलग टेबल में रखें या नहीं रखें, मतलब नंबर ऑफ फैक्ट टेबल यहाँ से बेसिकली डिफाइन होते हैं कि अगर कुछ ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे कि आप एक जो है फैक्ट टेबल आपका आंसर नहीं कर पाएगा, जैसे आई थिंक प्रोक्योरमेंट जब हम करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें मल्टीपल फैक्ट टेबल्स की डिमांड पड़ती है। इन्वेंट्री में भी आई थिंक हमें मल्टीपल फैक्ट टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि मल्टीपल फैक्ट टेबल्स कैसे बनते हैं। लेकिन यहाँ पे बस इतना समझना है कि हमें फैक्ट को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी मेजरमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर डायमेंशन को सपोर्ट करेगा। मतलब कि अगर हम एक टेबल में जो ग्रेन डिसाइड किए थे, ठीक है, ग्रेन और जो फैक्ट्स है ना वो ये क्या बोल सकते हैं, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर आपने और उसी के बेसिस पे फिर हमारा डायमेंशन भी डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट आपने डिसाइड किया कि ये फैक्ट रखेंगे, तो मतलब ग्रेन के बेसिस पे आपका फैक्ट डिसाइड होगा, और जब आपने फैक्ट डिसाइड कर लिया तो फिर उसके बेसिस पे डायमेंशन डिसाइड होगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा फ्लो है वो हमारा डायमेंशनल मॉडलिंग में चलता है। हम बाद में डिसाइड करें, बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम मल्टीपल फैक्ट टेबल्स कहाँ पे होगी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तो यहीं पे रोकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक होता है डिराइव्ड फैक्ट। ठीक है, एक होता है डिराइव्ड फैक्ट। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमारे पास कल टेबल था, राइट, हम कल वाले टेबल को एक बार रेफ़र कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं उस कंटेंट को। तो हमने यहाँ पे कल वाले टेबल का रेफरेंस ले लिया है। अब ये टेबल थोड़ा बहुत आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि आगे बहुत बार ये रेफ़र किया जाएगा, तो इसलिए आप लोग को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमने कल क्या बोला था कि उसका रेगुलर यूनिट प्राइस 20 रुपये है, और उसको डिस्काउंट करके क्योंकि प्रोमोशनल एक्टिविटी चल रही है तो 18 रुपये में मिला था, और उसने टोटल 5 क्वांटिटी खरीदी थी तो उसको 90 रुपीज़ देने पड़े थे, राइट। लेकिन हमारे लिए जो एक्चुअल प्राइस था वो था 15 रुपीज़। ठीक है, नेट यूनिट प्राइस हमारे लिए था 15 रुपीज़, तो 15 इंटू 5 कितना हो गया, 75 रुपीज़, करेक्ट। हमारे लिए ये जो कॉस्ट है एज अ सेलर 75 रुपीज़ का है, और हमने इसको सेल कितना में किया है, 90 रुपीज़ में, राइट। तो अगर हमने 90 रुपीज़ में सेल किया तो हम क्या यहाँ पे एक और कॉलम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, नहीं, यहाँ पे एक और हम कॉलम को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे उसी बेसिस पे कि कितना हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ है इस प्रोमोशनल एक्टिविटी को चलाने की वजह से। जैसे 90 माइनस 75 15 रुपीज़, तो ये 15 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से कहीं पे लॉस भी हुआ है क्या, आई थिंक मैंने एक डेटा लॉस के लिए भी बनाया था, बट देखना पड़ेगा। 200 रुपीज़ 150, हाँ ये देखो 150 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट था। ठीक है, इसको सेल कितने में किया गया है, 135 रुपीज़ में, और हमें जो कॉस्ट पड़ा था वो भी 150 रुपीज़ पड़ा था। मतलब कि हम यहाँ पे माइनस 15 रुपीज़ के लॉस में है इस प्रोमोशनल एक्टिविटी की वजह से। तो ये जो कॉलम आया ना प्रॉफिट, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉलम हो गया कि प्रॉफिट जो है वो एक ऐसा कॉलम है जिसको बाद में भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ मॉडलर जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम प्रॉफिट कॉलम, बेसिकली प्रॉफिट कॉलम को ही बोलते हैं डिराइव्ड फैक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो यही प्रॉफिट कॉलम जो है वो हमारा डिराइव्ड फैक्ट, मतलब कि किसी और कॉलम की वजह से इसको डिराइव किया गया इस फैक्ट को। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट आया, ये जो है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस जो आया वो एक डिराइव फैक्ट कॉलम हुआ। तो कुछ मॉडलर्स जो बोलते हैं कि इसको हमें नहीं रखना चाहिए टेबल में क्योंकि टेबल के साइज को इंट्रोड्यूस कर, साइज को बढ़ा रहा है।
बेसिकली जितना ज़्यादा आप डेटा रखोगे उतना ज़्यादा आपका साइज़ बढ़ेगा, और साइज़ बढ़ेगा तो फिर आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए कुछ मॉडल बोलेंगे कि नहीं, डिराइव फैक्ट नहीं रखना चाहिए। उसके जगह पे हम क्या करेंगे, व्यू यूज कर लेंगे। व्यू क्या होता है, व्यू जो है वो हमारा टेबल का फिजिकल डेटा तो उतना ही रहेगा, जो फिजिकल डेटा इतना है यही स्टोर होगा, और व्यू जो होता है एक काइंड ऑफ क्वेरी होता है जो कि रन करेगा इसी टेबल के ऊपर, इसी स्टोरेज के ऊपर, लेकिन जो आउटपुट देगा वो बेसिस और दिस व्यू देगा। मतलब कि हम कर रहे हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ठीक है, एक व्यू बना दिया जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल कर रहा है, और इसके ऊपर कुछ कॉलम हमें और एक्स्ट्रा कॉलम इंट्रोड्यूस कराने हैं कि सेलेक्ट न्यू कॉलम, ठीक है, बेस्ड ऑन जो भी कॉलम है फ्रॉम दिस, ठीक है। तो ये जो है वो एक्चुअल टेबल का साइज तो इतना ही रहेगा, लेकिन हमें नए कॉलम इंट्रोड्यूस हो जाएंगे एट अ रन टाइम, ठीक है। तो इसी के लिए हम व्यू का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपको समझ में आ गया कि जब हम डेटा वेयर हाउस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ और भी पॉइंट्स है जो कि फैक्ट टेबल को डिसाइड करने के लिए, जो फैक्ट टेबल के कल जो हमने कॉलम्स को डिसाइड किया था, मतलब हमने डिसाइड तो नहीं किया था, हमने डायरेक्ट लिख दिया था, बता दिया था कि ये कॉलम आएंगे, लेकिन वो कॉलम क्यों आएंगे, वो उसी लेवल पे डेटा क्यों पड़ा होगा, उसका रीज़न जो है आज हमने समझा है, ठीक है। अभी देखिए फैक्ट टेबल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फैक्ट जो हमारे पास आया ना उसको हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको हम किसी डायमेंशन में ऐड कर सकते हैं कि नहीं, हर एक डायमेंशन में ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एडिटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाला है, सेमी एडिटिव, एडिटिव, नॉन एडिटिव, ये सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और उसके बाद फिर ना फैक्ट टेबल्स के भी टाइप होते हैं, तो अभी इतना ज़्यादा आसानी से ये फैक्ट टेबल नहीं खत्म होने वाला है। तो फैक्ट टेबल के टाइप्स होते हैं, उसको उसके बाद वाले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।